Hello students, very good morning. In this video session, we are going to learn the structure of atoms. So let us start. Structure of atoms. Actually, when we are going to divide a matter or a substance, then we divide it at a very fine particle. Then what will we get at the smallest particle? According to John Dalton, it is called atom. That means the undivisible particle. That is the particle which cannot be divided further. तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग मैटर को डिवाइड करना शुरू करते हैं, मटेरियल को लेकर के कट करना शुरू करते हैं, तो कट करते 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 हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि हमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल रहा है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको उन्होंने नाम दिया एटम। इसका मतलब होता है कि हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल। तो अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला जो क्या था, इनडिविजिबल था। तो एटॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर 2 या 3 देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, हमने वहाँ पे एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया है, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, फिर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनसे बॉडी के चार्ज के बारे में या उनके आयोनाइजेशन के बारे में पता चलता था। जैसे एबोनाइट के रॉड को अगर हम लोग सिल्क फर से रब करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि एक मटेरियल चार्ज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जो आप 12th में पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये मिलता है कि जब हम लोग करंट पास करते हैं सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन से, तो वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो बार बार ये बता रहे थे कि नहीं, एटम्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो फर्दर डिवाइड करने पे मिलेगा। तो फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। चलिए न्यू सिलेबस में इसको रिमूव कर दिया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल मिला, इलेक्ट्रॉन। इट वाज द फर्स्ट पार्टिकल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले इस पार्टिकल को, थॉमसन ने इस पार्टिकल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, और ये जो था ये इलेक्ट्रॉन था। फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही क्या किया गया कि परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया गया, और जब परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया तो फिर एक नए तरह के रेज का फॉर्मेशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और उस रेज के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बताया गया कि एटम्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को भी रखते हैं, और फिर इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। फिर जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बेसिस पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम से बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डिंग कराया, जिससे उन्हें एक नए तरह का पार्टिकल मिला जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूट्रॉन, बिकॉज ये किसी भी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ। तो हम लोग यहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में डिस्कस करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P एंड न्यूट्रॉन N, इनसे इनको डिनोट किया जाता है, ये इनका सिंबल होता है। अगर हम लोग रिलेटिव चार्ज की बात करें तो ये -1 होता है, ये +1 होता है, और ये न्यूट्रल होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे अवेलेबल जो चार्ज है, इस चार्ज को डिटरमाइन करने का क्रेडिट जो है वो जाता है मिलिकन को। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये किया था मिलिकन ने, तो ये इन्हीं के नाम पे जाता है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उन्हीं के बिहाफ पे इन्होंने इस पर चार्ज फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
ये आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज उन्होंने फाइंड किया। लेकिन हम लोग अब जो है SI यूनिट कूलम में लेते हैं, तो कूलम में हम लोग चेंज करके लिखते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज से दूर जाता है। प्रोटॉन्स पे सेम चार्ज होता है, एग्जैक्ट इक्वल चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज मास पे। तो देखो मास जो है ये वेरिएबल था, लोएस्ट मास जो है ये इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हाई होता है। जब हम लोग एग्जैक्ट मास की बात करते हैं तो ये आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, अगर हम लोग ग्राम में ले तो, ठीक है। 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये इनके मासेस हैं। अगर हम लोग रिलेटिव मास की बात करते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं विथ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के मास से 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होता है और ये स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि जब एटम को फर्दर डिवाइड किया गया तो यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिले, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, ये सबको हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग बस एज यूजुअल इसका डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, एटॉमिक मॉडल्स। चलिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देयर इज वेरी नेसेसरी कंडीशन वेयर दे आर सिचुएटेड इन द एटम। तो एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये सबसे नेसेसरी कंडीशन हो गया कि ये आखिर एटम में सिचुएटेड कहाँ होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो मॉडल था वो दिया था एटॉमिक मॉडल जे थॉम्सन। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जे थॉम्सन ने एक्चुअली एक मॉडल दिया गया, वो बेस्ट था। एक्चुअली इसको बोला जाता है वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। एक्चुअली इसमें क्या था कि उन्होंने कंसिडर किया कि होल बॉडी जो है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये पूरा का पूरा जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it, like that of the watermelon. He considered as the watermelon is the whole spherical body of the positively charged and their seeds which are embedded in it are negatively charged electrons. तो उन्होंने बताया कि हमारा जो एटम है वो एक स्फेरिकल बॉल है जो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, उनमें इम्बेडेड हैं कहीं कहीं, जो इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद क्या हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स को ये मॉडल फुलफिल नहीं करता था। मोस्ट फेमस मॉडल था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल है ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब रदरफोर्ड ने अपना फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा क्या कि जब अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉयल पे अटैक किया जा रहा है, उस पर बम्बार्ड कराया जा रहा है, तो एटम्स से पास होकर जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं
और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 जस्ट रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि ये टकराया और वापस चला आया। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन दिया और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड। इट मीन्स दैट the most part of the atom is empty. Some of the alpha particles are deviated from their paths. It means that there are some positive charge present in the atom at its central region. A very few, about 1 in 20,000, just retraces its own path. It means that the total mass of the atom concentrated at its central region and he called it nucleus। और इस तरह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मिला। उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट, मोस्ट पार्ट जो होता है एटम का, वो एम्प्टी होता है। तो देखो यहाँ से, यहाँ न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने कहा कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। उन्होंने बताया एन एटम हैज़ 2 parts। फर्स्ट वन द न्यूक्लियस and the second one the extra nuclear part। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के ठीक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इस तरह से ये ठीक जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, जहाँ पे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक वैसे ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसके कुछ मेन टर्म्स क्या क्या थे? द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, द टोटल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, that is protons are present inside the nucleus, the size of the atom is very large as compared to the nucleus, that means nucleus is very small region and it is about the radius of the atom is 1 lakh times, that is 10 to the power 5 times larger than the radius of nucleus। और इस तरह से वॉल्यूम को भी रिलेट किया कि वॉल्यूम जो है एटम का वॉल्यूम ऑफ एटम is 10 to the power 15 times larger than the volume of the nucleus. Also, the total mass of the atom concentrated inside the nucleus, the electrons revolve around the nucleus. He named it orbits, but there some demerits are also present. A scientist, his name is Maxwell, he proposed that according to the electromagnetic theory, when a positive charge or the negative charge revolves around an opposite charge, then it loses its energy continuously, and according to that, if the negatively charged electron revolve around the nucleus, then its path gets shorter due to loss of energy and it fell down inside the nucleus। तो यहाँ पे अब सिचुएशन क्या हो गया कि एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली ये अपने एनर्जी को लूज़ करेगा और लूज़ करके ये न्यूक्लियस में अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो अनस्टेबल है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर नॉट फिक्स्ड बाय रदरफोर्ड। These are the demerits of the Rutherford, and after then Niels Bohr
proposed his atomic model on the behalf of quantum theory। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग नील्स बोर ने क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया और फिर उन्होंने अपना जो डिमेरिट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को उसको दूर किया। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी को। उससे पहले एक्चुअली हमें क्वांटम थ्योरी डिस्कस करना है और कुछ वेव के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सीखेंगे और फिर हम लोग क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को सीखेंगे। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 होगा। एक्चुअली अभी तक ये जितने पार्ट्स हैं ये इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन हमने एक आउटलाइन बता दिया है जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि हम लोग एटम्स के बारे में जो सीख रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ protons of an atom is called its atomic number। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये जेड से डिनोट होता है, तो यहाँ जेड इक्वल्स टू क्या होता है, पी होता है। ठीक है, जब न्यूट्रल एटम होता है, व्हेन द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फॉर अ न्यूट्रल एटम जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें सोडियम, तो देखो सोडियम 11, यानी यहाँ पे जेड क्या हो गया 11, पी क्या हो गया 11, ई क्या हो गया 11। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट होता है मास नंबर। ये एक्चुअली छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले इनको सीख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास नंबर, तो ये क्या करता है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड neutrons is called mass number, is called mass number। It is denoted by A। So here A equals to P plus N, that is number of protons plus number of neutrons। As we know Z equals to P, so we can write A equals to Z plus N। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये फॉर्मूला मिलता है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी एटम को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग एक सिंपली एक्सप्रेस कर रहे हैं एक एलिमेंट को X। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर आपको मिले Mg 12 24, it means that 12 is its atomic number and 24 is its mass number। और यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं, 12 Z 12 E 12 एंड फॉर N इट इज़ व्हाट, इट इज़ A माइनस, यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर लेंगे तो यहाँ से क्या दे देगा N इक्वल्स टू A माइनस Z। तो यहाँ से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं A माइनस Z, यानी 24 माइनस 12 इक्वल्स टू व्हाट 12। तो इस तरह से हम लोग आसानी से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इन्हें नोट कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इट इज आइसोटॉप्स। Isotopes, that means the atoms of a same elements
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number or masses, whether atomic masses, are called आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, आप एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पे देखो, जेड एटॉमिक नंबर 1 1 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 1 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। यहाँ पे 1, अगर हम लोग मास नंबर की बात करें तो देखो 1 2 एंड 3, तो मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। कुछ और एग्जांपल्स, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238। तो ये यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स हैं जहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर्स सेम हैं, मास नंबर डिफरेंट्स है। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनके लिए ए का वैल्यू, जेड का वैल्यू, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, यही चीज़ यूज करके फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, the atoms of the different elements having different atomic numbers but the same mass number और atomic masses। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया कि एटम दोनों 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, उनके मासेस आपस में इक्वल हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये आइसोटॉप्स होते हैं और नेक्स्ट होता है आइसोबार। ओके, आइसोबार्स का एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम लोग ले लें आर्गन 18, एटॉमिक मास 40, पोटेशियम 19 40 एंड कैल्शियम 20 40। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं तीनों एटम्स के लिए, लेकिन इनके मासेस, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट सेम है, और इस तरह से ये क्या हो गए, तो ये हो गए आइसोबार्स। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइसोटोन्स। ओके, different atoms having same number of neutrons but different number of protons आर नोन एज व्हाट, आइसोटोन्स। तो यहाँ क्राइटेरिया क्या हो गया कि एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं। जैसे एग्जांपल देखो 19 39, आर्गन 18 38, कैल्शियम 20। यहाँ से आप देखो प्रोटॉन्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स 18 19 एंड 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो देखो यहाँ माइनस करो 20, यहाँ माइनस करो 20, यहाँ माइनस करो 20। तो ये क्या हो गया, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स।
तो ये क्या हो गए हमारे आइसोटोन्स हो गए। नेक्स्ट देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आईटी मेंस हो या फिर नीट एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस आता ही आता है। इस साल आया तो नेक्स्ट नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, तो ये अल्टरनेट करके बिल्कुल आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो देखते हैं हम लोग दी स्पीसीज having same number of electrons are called isoelectronic। तो देखो यहाँ स्पेसीज कहने का मतलब है, स्पेसीज मीन्स इट मे बी एटम or ion, like sodium ion, magnesium ion, aluminium ion, neon oxide ion, nitride ion, फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे अब देखो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम आ रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देखो, फाइंड करके, तो देखो सोडियम एटॉमिक नंबर जेड आपको 11 है और पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जेड माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज़ 10। यहाँ पे कीजिए मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो यहाँ भी क्या होगा जेड माइनस चार्ज, तो ये क्या देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हो जाएगा 10, यहाँ भी 10। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल एटम है तो Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, तो अब इस केस में क्या होगा E इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ऑक्सीजन देखो निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग Z प्लस चार्ज ऑन एनायन देखेंगे, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, और यहाँ पे भी क्या हो गया 10 हो गया। तो इन सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है। तो जिनके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं, वो सब के सब क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। CO कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास 8, टोटल 14। N2 तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखो अगर हम लोग ले लें O2 प्लस 2, तो देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 माइनस 2 दैट इज 14। तो इस तरह से ये जितने भी स्पेसीज हैं ये क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर आइसोस्टर्स। The species having same number of atoms and same number of electrons are called आइसोस्टर्स। देखो यहाँ आइसोस्टर्स के साथ कंडीशन क्या है, आइसोस्टर्स में एटम भी सेम होता है। देखो यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ एटम 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम हैं। फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 एटम्स, O2 2 एटम्स, N2
2 एटम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गया, इसको प्लस ले लो। तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने मिलेंगे 14, यहाँ 14 और यहाँ भी 14। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो गए, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। द लास्ट वन आइसो डाइफर। देखो आइसो डाइफर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो सेम होता है। यहाँ सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट मीन्स n माइनस पी जो होगा दो स्पेसीज के लिए वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, थोरियम 90 234 एंड यूरेनियम 92 238। तो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड करो। तो देखो प्रोटॉन्स कितने हैं 90 92। अब यहाँ से देखो न्यूट्रॉन्स फाइंड करो, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, क्या आएगा 4 और ये हो गया 14। फिर यहाँ से देखो 6 और ये हो गया 14। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो n माइनस पी, तो यहाँ से देखो 4 5 और फिर यहाँ से देखो 146 माइनस 92, तो यहाँ से भी क्या आ गया 4 एंड 5 54। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का वो सेम आ रहा है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो गया, तो ये क्या हो गया आइसोडाइफर्स हो गए। तो ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग बोर्स मॉडल की तरफ बढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।